Students, we have seen the graph. This graph I explained, I discussed yesterday, and I told you that how saving curve is derived from the consumption curve, and this is a question also. This is one important question also. Many times it is asked that how saving curve is derived from the consumption curve. तो आपको हम बताए थे कि किस तरह से आप डिराइव करेंगे इसको। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि इसको जो कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आप जो है ड्रॉ कीजिए कर्व। ठीक है, आपको ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे आप सबसे पहले एक लाइन जो है यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे कर्व, जो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया, इसको लेंगे वाई। ठीक है, इक्वल टू क्या, ये सी प्लस एस, इसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक कंजम्पशन कर्व को आप ड्रॉ कीजिए, ये हो गया कंजम्पशन कर्व। ना यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसको हम लोग C0 लिखते हैं, मान लो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक है, तो अब ये कर्व यदि दिया हुआ है और इस कर्व से आपको जो है निकालना है, सेविंग कर्व को आपको ड्राइव करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप ना, आपको मालूम है कि इस साइड में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड में आपको C कंजम्पशन और सेविंग रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे में आपको इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है, INCOM, इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो आप कर्व है कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि C एंड Y, ये दोनों कर्व, ये कर्व और ये कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर जो है एक लाइन नीचे में ड्रॉ करेंगे, इस पोजीशन पे आ गया। उसके बाद जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो C0 आप यहाँ पे लिखिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये जो एरिया है, ये एरिया उसी के बराबर आप नीचे में लाइन को ड्रॉ कर देंगे, मान यहाँ तक नीचे में। ठीक है, तो ये जो C0 था वो अब माइनस C0 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ऑटोनोमस कंजम्पशन यदि 5 है, ऊपर में +5 है, तो नीचे -5 हो जाएगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला देंगे, ये देखिए जो पॉइंट आपका जा रहा है। ठीक है, जब ये पॉइंट को आप मिला देंगे दोनों पॉइंट को, तो ये आपका हो गया सेविंग कर्व, ये हो जाएगा। ये कौन सा कर्व हो जाएगा, सेविंग कर्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है कभी कभी आपको आता है। सो यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस, ड्राइंग द saving curve, deriving the saving curve from the consumption curve. Now let us see the next one, consumption function and propensity to consume. So we will discuss now consumption function and propensity to consume. Consumption function states the relationship between consumption and income. C is the function of Y. So consumption function means कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, मीन्स कंजम्पशन जो है किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है, तो वो इनकम पे डिपेंडेंट रहता है। यानी कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है और इनकम घटने से कंजम्पशन घट जाता है। सो सी इज द कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ वाई। सो सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज हियर शोन। सो अकॉर्डिंग टू केन्स, वी ऑल नो हु इज जेम केन्स। ही वाज वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट, and because of him birth of macroeconomics took place. Okay, he wrote the famous book General Theory. I already discussed all these things in the chapter 1. So according to Keynes, men are disposed as a rule, on an average you increase their consumption as their income increases, but not as much increase in their income. Keynes का कहना ये है यहाँ पे कि आदमी का जैसे इनकम इंक्रीज होता है तो उसका कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज होता है, यानी कि ज़्यादा चीज़ को वो खरीदता है, कंज्यूम करता है। बट नॉट एज मच एज इंक्रीज इन द इनकम, लेकिन
वो जो कंजम्पशन जो उसका इंक्रीज होता है वो इनकम इंक्रीज के तुलना में कम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है, जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में, जिस परसेंटेज में, उस परसेंटेज में जो है आपका कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है। यानी कि आदमी जो है कंजम्पशन उतना नहीं करता है जितना उसका इनकम इंक्रीज होता है। यानी कि कुछ जो बचा करके भी रखता है इनकी इनकम इंक्रीज करने से, सभी इनकम को खर्च नहीं कर देता है। तो ये आपका कहना है। सो इट मीन्स दैट एज इनकम राइजेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑल्सो राइजेज। नो, यहाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए। इसका मतलब है टेंडेंसी टू कंज्यूम। जो आदमी का टेंडेंसी होता है कंज्यूम करने का, उसका मतलब यही हुआ कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर टू कंज्यूम, कि जब उसका इनकम इंक्रीज होता है तो हाउ मच इनकम विल बी स्पेंड ऑन कंजम्पशन, उसका टेंडेंसी होगा कंज्यूम करने का, वो क्या होगा। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑल्सो राइजेस बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम बढ़ने से जो उसका टेंडेंसी होगा कंजम्पशन का वो भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जिस रफ्तार से इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका बढ़ेगा इनकम बढ़ने से, लेकिन उतना नहीं जितना आपका इनकम जो है बढ़ेगा। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द शेड्यूल व्हिच शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे जो आपका कंजम्पशन लेवल डिस्प्ले होगा, जो दिखाया जाएगा, उसको हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का शेड्यूल बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या है, लेवल ऑफ इनकम आपको 0 था तो कंजम्पशन जो है 50 था, ये 50 क्या हो गया, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। नाउ व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू 50 कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 75, तो कितना बढ़ा यहाँ पे 25 बढ़ गया। 0 इनकम पे आपका कंजम्पशन था 50, लेकिन जैसे ही इनकम 50 हुआ, 50 जब इनकम बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, 25 ही बढ़ा। तो ये जो 25 बढ़ा ये आपको बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि उसका जो टेंडेंसी है वो कितना आपको खर्च करने का, उसका क्या टेंडेंसी है, कितना जो है वो खर्च कर रहा है। तो वो 50% ही खर्च कर रहा है, यानी कि जब उसका इनकम 50 हुआ तो 25 ही खर्च कर रहा है। उसी तरह जब 100 हुआ उसका इनकम तो आपको कितना बढ़ा, 50 फिर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा, 25 ही बढ़ा। जब 200 हुआ तो उसका जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया, यहाँ पे आपको 100 से 200, यानी कि यहाँ पे 100 हुआ, इनकम हुआ 100, तो यहाँ पे आपको कितना उसका कंजम्पशन हुआ, यहाँ पे आपको 100 का आधा कर दीजिए 50%। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे 50% बढ़ रहा है, यहाँ पे जितना भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको जो है हम लोग लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन देखें। हम लोग ये देखें कि लेवल ऑफ इनकम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है, टेंडेंसी जो है कंजम्पशन का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब उसको तुलना करेंगे हम लोग इनकम से तो यहाँ पे जो है ये कम है, कम रफ्तार में बढ़ रहा है ना। इस ग्राफ को जो अच्छा से देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ। इस ग्राफ में आपको एक चीज़ देखना है जो इम्पोर्टेंट है। पहला कि ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम लोग इनकम का भी जो हम इसको कर्व बोलते हैं। ये हो गया आपको कंजम्पशन कर्व, जो हम लोग देख चुके हैं। कंजम्पशन कर्व जो है क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ जो आपको दिखाना हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। ये ई पॉइंट जो है इसको आप नोट कीजिए, इस पॉइंट को, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में एक बार आया था कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे सेविंग 0 है, यानी कि जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन भी है। यानी कि यहाँ पे देखिए 100 कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन यहाँ पे 100 है, ठीक है, और इनकम उसका कितना है, इनकम भी उसका 100 है। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपको याद रखना है कि हेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, मीन्स सेविंग इज 0, सेविंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना भी उसके पास इनकम आ रहा है वो सभी को कंज्यूम कर जा रहा है। इनकम इज 0 and this is known as break even point. So break even point is the point where consumption is equal to income and saving is 0. ठीक है, अब इस पॉइंट से, पॉइंट के राइट साइड में आप चलिए, इधर इस साइड में, यहाँ पे आपको कंजम्पशन जो है
कम है, नीचे है कंजम्पशन का कर्व, और इनकम का कर्व देखिए ऊपर है। तो इसका मतलब आप जैसे ही राइट साइड में आप जाएंगे तो आपका जो है कंजम्पशन जो है वो कम है, और इनकम जो है, जैसे ही राइट साइड में जाएंगे देखेंगे आप इनकम ज़्यादा है, इनकम का कर्व ऊपर है, और कंजम्पशन कम है। यानी कि यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हुआ सेविंग, पॉजिटिव सेविंग, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है बचाया जा रहा है, सेव किया जा रहा है। तो ये जो शेडेड एरिया है जिसको हम यहाँ पे आप रंग रहे हैं अभी, ये क्या है, इसको आप लिखेंगे सेविंग्स। क्या लिखेंगे? सेविंग्स लिखेंगे इसको आप, ठीक है, इसको आप सेविंग्स लिखेंगे, SAVINGS, सेविंग्स। और जो आपको ये जो एरिया है ये हुआ डिस सेविंग्स, ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब क्या हुआ? डिस सेविंग का मतलब यहाँ पे जो है बचत नहीं हो रहा है, बल्कि जो है यहाँ पे आपको डिस सेविंग हो रहा है, यानी कि कर्ज लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन जो है ज़्यादा है, इनकम कम है, ठीक है। ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे आपको इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, कंजम्पशन का कर्व ऊपर में है और इनकम का कर्व नीचे में है, यानी कि यहाँ पे बचत जो नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे उसके उल्टा जो है आपको कर्ज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग और इसको बोलते हैं सेविंग्स। और बीच में जो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड करता है कर्व को दो पार्ट में, एक हो गया सेविंग के पार्ट में, ये पार्ट हो गया सेविंग के पार्ट में, दूसरा हो गया डिस सेविंग के पार्ट में। नो नेक्स्ट चीज़ जो देखना है इस कर्व में वो ये देखना है स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व जो होता है वो आपको होता है कि कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है आपको वाई के चेंज होने से। तो चेंज इन डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, यानी कि इनकम कितना चेंज हो रहा है और उसके बदले में कंजम्पशन कितना चेंज हो रहा है। यानी कि सिंपल भाषा में इसको आप ये बोल सकते हैं कि जब इनकम में 1 यूनिट चेंज होता है, व्हेन income is increased or decreased means change of income is by 1 unit, then how much consumption is changed, what is change in consumption, and this is also known as MPC. MPC का मतलब होता है marginal propensity to consume. So slope of the curve जो है आपको consumption curve वो है delta C by delta Y, means change in consumption with change in income, and this is also known as marginal propensity to consume. So we'll discuss more of all these things in next class, and these are the things that we are needed to discuss for today. You will note it down in the notebook copy, and just elaborate the graph, understand the graph, and draw the graph. And if you are facing any types of problems, doubts, you ask me. Thank you.